गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे चैप्टर थर्ड, क्लास 11th का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है आवर्त सारणी तथा गुणों में आवर्तिता। आवर्त सारणी तथा गुणों में आवर्तिता तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसे अपने इतने आसानी से करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब चैप्टर खत्म हो गया। और ये इसका लास्ट ही पार्ट है, लास्ट गुण रहा है अपने पास, और उस गुण का नाम है अपने पास विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में। कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। क्लियर? तो पहले बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, तो देख लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, ये अपने पास हाइड्रोजन, क्या है बच्चों? ये अपने पास हाइड्रोजन है और ये है अपने पास क्लोरीन। क्लियर? एक है HCl का अणु, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बंध बना अपने पास, बंध में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो बंध साझेदारी से बनता है उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। क्लियर? अब देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। अब क्लोरीन क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन दुबला पतला और कमजोर एलिमेंट है बेचारा। होता है ना, कोई क्लास में पतला सा होता है, उसको कोई मोटा आदमी आके पीट के चला जाता है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता। उसी टाइप से क्लोरीन बहुत पावरफुल है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इस क्लोरीन के पास चले गए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अधिक, उस पर लगता है आंशिक ऋणावेश। आंशिक का मतलब बंध टूटा नहीं है। क्लियर? जैसे टूट जाएगा तो पूरा इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। क्लियर बच्चों? और इस प्रकार का जो बंध होता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय, दो ध्रुव बन गए ना, एक प्लस वाला ध्रुव बन गया और एक माइनस वाला ध्रुव बन गया। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये देखो कितना इजी है। और अब आपको परिभाषा बतानी अपने आप, समझ गए? तो मैं बता देता हूं। यानी विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है बंध युग्म। बंध युग्म, युग्म क्या होता है? पेयर, जोड़े। ठीक है? बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बंधुता में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है और विद्युत ऋणात्मकता में बंध के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं ऐसे पकड़ के। क्लियर? तो मैं परिभाषा लिख देता हूं कि बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन, पूरी परिभाषा तरीके से लिखते हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना पड़े। ठीक है? किसी सहसंयोजक यौगिक में बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, खींचने की जगह अपने आकर्षित लिख देते हैं, थोड़ी सी हिंदी यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
क्लियर है बच्चों? तो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन पकड़ के अपने खींच रहे हैं, तो वो होती है किसके? बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत ऋणात्मकता। अगर कोई अपने पास छोटे आकार का अणु है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और बड़े आकार का अणु है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अपने को बात ये पता लगानी है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो ये पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो है अपने पास विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपने पास, ठीक है। पहला जो काम है समझेंगे और करेंगे वो है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का क्या होता है? कोई भी गुण में बहुत बड़ा योगदान होता है आवेश। मान लो एक छोटे आकार का परमाणु है आपके पास और एक आपके पास है बड़े आकार का परमाणु, ठीक है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बीच में रख दिया, बताओ कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? तो आप कहोगे भाई ये छोटे आकार का परमाणु इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है। क्या है? नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। क्लियर? और नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होता है? प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। प्रोटॉन ज्यादा तो नाभिकीय आवेश ज्यादा, यानी जितना छोटा आकार होगा नाभिकीय आवेश उतना ज्यादा और इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच ले जाएगा। क्लियर? तो जिसका आकार छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। तो लिख देते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आकार में कमी आती है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। इसका मतलब अपने लिख सकते हैं नाभिकीय आवेश समानुपाती क्या? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा। क्लियर है बच्चों? एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा, और अपने पास जो गुण आएंगे वो भी क्या आएंगे? इसके आधार पर ही आएंगे। नेक्स्ट है अपने पास ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट है अपने पास ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी। ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ने पर क्या बढ़ेगा? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, जिससे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ये अपने पास Mn है, ठीक है, और एक है आपके पास Mn
+4 है, एक है Mn+7। मैंने बताया था आपको कि जितना ज़्यादा प्लस आवेश बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, नाभिकीय आवेश। यानी इसका नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता यहां लिख देते हैं, विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। क्लियर। सबसे ज्यादा होगी Mn+7, उसके बाद में Mn+4, उसके बाद में Mn। देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन अपने पास आसानी से हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपके लिए आपको दिया है मैंने Fe+3, Fe और Fe+2। इसकी विद्युत ऋणात्मकता का क्या लिखना है, घटता क्रम लिखना है। क्लियर बच्चों। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जो है अपने पास नाभिकीय आवेश। क्या है, नाभिकीय आवेश। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो है आवर्तिता। क्या है बच्चों, आवर्तिता। आवर्तिता में क्या पढ़ते हैं अपने, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुण में क्या परिवर्तन होता है। और गुण अपने पास क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर। तो पहले लिखते हैं वर्ग में। वर्ग में क्या होता है, तो अपने वर्ग में एक ले लेते हैं उदाहरण, लिथियम वाला ग्रुप ले लेते हैं। लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ठीक है। लिथियम का आकार क्या है अपने पास, छोटा आकार। सोडियम का आकार क्या है, जैसे अपने आवर्त में ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ जाएगा। पोटेशियम का आकार क्या है, जैसे अपने पास वर्ग में ऊपर से नीचे के आकार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों, बताओ। तो सिंपल सी बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ रही है। देख लो, कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। और नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और नाभिकीय आवेश में कमी आती है। किसमें कमी आती है, नाभिकीय आवेश में कमी आती है। अगर नाभिकीय आवेश कम हो गया तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंतः विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है, कमी आती है। क्लियर। आसान है, कुछ भी नहीं। अब इनकी विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता या घटता हुआ क्रम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, विद्युत ऋणात्मकता घटता क्रम। सबसे ज्यादा किसकी, क्योंकि जिसका छोटा साइज है। उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबेडियम, उसके बाद में सीजियम। आसान, कुछ भी नहीं है। तो अब अपने करते हैं, वो है आवर्त में। कौन सा बच्चों, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता पर क्या फर्क पड़ता है, आवर्त में। तो
अपने पास आवर्त में कभी भी जाते हैं ना, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में, ये अपने पास लिथियम का है, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, प्रोटॉन 3। अब बेरिलियम में जाएंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 4, यानी प्रोटॉन बढ़ गए तो नाभिक आवेश क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। क्लियर। उसके बाद जाएंगे बोरॉन में, तो साइज क्या हो जाएगा, और छोटा, 5 प्रोटॉन। 6 में जाएंगे कार्बन, तो साइज क्या हो जाएगा, और छोटा। क्लियर। 7 में जाएंगे नाइट्रोजन, तो साइज क्या अपने पास, और छोटा। तो ऐसे ही अपने पास नाइट्रोजन से जाएंगे अपने पास 8 ऑक्सीजन, तो साइज अपने पास क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है। और फ्लोरीन में अपने पास साइज तो 9 प्रोटॉन हो गए, तो साइज क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो देखो कोश कितने, 1 2 1 2 1 2, सभी में 2 कोश हैं, परंतु जैसे ही अपने आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो नाभिक आवेश भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, अपने पास फ्लोरीन की ही होती है। क्लियर है बच्चों। तो देखें, लिखते हैं बढ़िया तरीके से। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक आवेश में वृद्धि होती है, नाभिक आवेश में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता में भी वृद्धि होती है, में भी वृद्धि होती है। नोट में डालेंगे, नोट लिखना है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, होती है। अब इसका मात्रक कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ गुण है, इसका मात्रक नहीं होता विद्युत ऋणता का। अब इसके मापने के पैमाने क्या होते हैं, किस में मापते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऋणता का मापन विद्युत ऋणता का मापन है सबसे पहले जो मूल्यांकन पैमाना, मूल्यांकन पैमाना, ठीक है, मूल्यांकन है, और सैंड्रेंस पैमाना, ठीक है। ये अपने पास 3-4 स्केल होते हैं, मूल्यांकन हो गया, पॉलिंग हो गया, ओल्ड रोशो, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग पैमाना। पॉलिंग पैमाना सबसे ज़्यादा यूज में होता है, जो आजकल मॉडर्न टाइम में होता है, ठीक है। 4th है अपने पास ओल्ड एवं रोशो विधि, और ये क्या है, इन सभी विधियों के बारे में आप नेक्स्ट जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी तो आपको सिर्फ इन सभी के नेम है। तो ये है बच्चों अपने पास विद्युत ऋणता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, बच्चे कुछ टॉपिक, उनमें से कुछ क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे क्या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि जो अपने पास होती है अक्रिय गैसें, कौन सी, अक्रिय गैसें, उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, या अपने कह दें कि विद्युत ऋणात्मकता 0 मान लो बोले, ठीक है। तो लिख देते हैं अक्रिय गैसों की
गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, क्यों होती है, क्यों? बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर इसका ये है कि उत्कृष्ट गैसों का, अक्रिय गैसों का विन्यास क्या होता है? NH2NP6। ये किसका विन्यास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये क्या होता है? पूर्ण पूरित विन्यास है। पूर्ण पूरित विन्यास है। जो क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है। जो क्या होता है? स्थायी विन्यास। और स्थायी विन्यास में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो स्थायी विन्यास क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इसलिए क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेना व देना नहीं पसंद करते। क्लियर? ठीक है, ठीक है। और इस कारण से इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखो। काफी क्वेश्चन आता है 11th स्टैंडर्ड पर में अंतर लिखो। बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और टेबल बना के अपने बढ़िया तरीके से इसको लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर अपने लिखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं अपने विद्युत ऋणात्मकता। क्या बच्चों? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, आसान। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण यह है कि इसको अपने थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता यह केवल एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को दर्शाता है। क्लियर? यह केवल एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता दर्शाता है। इसमें लिखना है यह बंद युग्म के यह बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। क्लियर? अब इसकी इकाई क्या होती है? किलो जूल प्रति मोल होती है। होती है। क्लियर? इसकी कोई इकाई नहीं होती। नहीं होती है। क्लियर? सिंपल। अब देखो तीसरा आपको बताना है, सिंपल सा एग्जांपल। इसमें से सर्च करके देखते हैं कि अपने पास क्या आता है। क्लियर? और देखो आ गया हम। हाँ, तो इसमें लिखना है
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मान सर्वाधिक होता है। सिंपल। तो ये अपने पास अंतर है इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता केवल एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात बताता है, और ये किसको बताता है? ये बताता है बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अब बात करते हैं संयोजकता। जो लास्ट पॉइंट है अपने पास वो है संयोजकता एवं ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता। अब संयोजकता का मतलब क्या है बच्चों, और ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है, इसमें आवर्तिता अपने पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये कोई परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से इसकी जो गुण को दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखेंगे अपने संयोजकता की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें लिखेंगे अपने कि किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। यानी संयोजकता क्या है? उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अपने पहला वर्ग लें, वर्ग एक। वर्ग एक के जो है अपने पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, यानी इनके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। यानी इसकी संयोजकता क्या होती है? एक होती है। क्लियर? तो वर्ग एक की संयोजकता क्या अपने पास? एक। संयोजकता एक, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग दो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं NS2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाती है बच्चों? दो। क्लियर? पर अभी आपको मैं सारे पी ब्लॉक करवा के ऑक्सीकरण अवस्था कराऊंगा। ठीक है, तो अब अपने पी ब्लॉक में आते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वर्ग 13 में अपने पास है थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इनके बाहर आपको कुछ नहीं याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं कि 13 से लेकर 17 तक जो ग्रुप है उसमें से 10 घटा दो तो संयोजकता आ जाती है। तो देखो इसकी कितनी होगी? 3, इसकी कितनी होगी? 4, इसकी 5, इसकी 6, उसकी 7, इसकी होती है 0।
क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि अक्रिय गैस है। क्लियर? तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो को क्या होता है बच्चों अपने पास, NS2NP1। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बार, 3, 2 और 1 3, इसलिए 3 होती है। क्लियर? यहां पर जाएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP2, कितने हो गए, 4। तो अपने पास कौन से तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्लियर? ये अपने पास 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2NP3। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5, तो 5 है इसकी संयोजकता। अब 16 नंबर, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2NP4। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है, 6 होती है। और 17 नंबर पे अपने पास कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इनके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी संयोजकता क्या हो जाती है, 7, NS2NP5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? उसी टाइप से अपने पास हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है। तो रेडॉन ये सभी क्या अक्रिय गैस हैं, अक्रिय हो जाता है, इसका मतलब कोई क्रिया नहीं करता। क्लियर? कोई क्रिया नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि इसको कुछ भी करो, चाहे इलेक्ट्रॉन दो या लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरस आदमी हो चुका है ये। क्लियर? इसलिए इनकी संयोजकता का मान क्या होता है अपने पास, 0 होता है। अभी अपने पास 5-7 मिनट का टॉपिक और है, इसे कंप्लीट करते हैं, चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखो अब बात करते हैं आजकल क्या करते हैं। आजकल क्या करते हैं कि संयोजकता के स्थान पर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था काम में ली जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए काम में ली जाती है कि जो पास वाली अक्रिय गैसें हैं, पास वाली अक्रिय गैसें कौन सी है बच्चों, ये है पास वाली अक्रिय गैसें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेके या त्याग करके पास वाली अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, स्थायी। यानी सारे स्थायी होना चाहते हैं, सभी को नौकरी चाहिए, सभी को जॉब चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करके पास वाली अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करेंगे, वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अगर फ्लोरीन को मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या हो जाएगा, नियॉन जैसा विन्यास आ जाएगा। अगर मैं क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो आगे वाला विन्यास आ जाएगा। क्लियर? अगर फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो नियॉन जैसा विन्यास आ जाएगा, है ना। ये अपने पास 2, 10, 18, 36। क्लियर? अगर फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो नियॉन जैसा विन्यास आ जाता है। क्लियर? अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करके निकटतम अक्रिय गैस जैसे विन्यास प्राप्त करना और उसके लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो अब आपको सिंपल वे में लिखना है, जो मैंने बताया था ट्रिक सीएम में। ठीक है, जहां पहले मैंने संख्या डाली थी वहां आपको प्लस लिख देना है और कुछ नहीं करना। यानी ये +3 शो करेगा, ये +4 शो करेगा, ये +5 शो करेगा, +6 शो करेगा, +7 शो करेगा, ये 0 का 0 रहेगा। और ये अपने पास वर्ग 1 यानी +1 शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के अक्रिय गैस का विन्यास। ये +2 शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के अक्रिय गैस का विन्यास। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। संख्या
प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, करते हैं क्यों, इंपॉर्टेंट है। और आपके 12th में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो ये अपने पास पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और ये अपने पास चौथा कोश, ठीक है। ये बाहर वाला कोश होता है एन कोश, जिसे बोलते हैं बाह्यतम कोश, क्लियर। और अंदर वाला होता है n-1 कोश, जिसे बोलते हैं उपांतिम कोश। अब क्या होता है, जब भी बंद बनते हैं ना, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, जो ये बाहर वाले दोनों कोश है ना, उनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है, क्लियर। ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, इसलिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, बंद बनाने में भाग ले लेते हैं। इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस कारण से क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लेते हैं, क्लियर। मान लो मुझे किसी स्कूल में कोई कंपटीशन कराना था, एक बच्चे को भाग लेना था, मैंने एक ही बच्चे को निकाला और गेट बंद नहीं किया, तो क्या होगा, सारे बच्चे आ जाएंगे, यानी भाग सारे ले लेंगे, तो फिर क्या होगा, देखने वाले तो बचेंगे नहीं। उसी टाइप से पास पास में आ गए कोश, इसलिए बंद बनाने में सारे भाग ले लेते हैं। इस कारण से डी ब्लॉक के तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, सिंपल वे में, ठीक है। आंसर लिख देते हैं इसका, डी ब्लॉक के तत्वों में n-1d तथा ns उपकोश में ऊर्जा अंतराल काफी कम पाया जाता है, काफी कम पाया जाता है, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। इस कारण इस कारण डी ब्लॉक के तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल, आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, कल नया चैप्टर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और एक दिन करके अपने इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कीजिए और बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़िए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।